वेलकम फ्रेंड्स आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं जो करंट में आने वाले एग्ज़ाम चाहे वह यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या अदर कोई डिफेंस एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से दक्षिण से होता है। दूसरा ऑप्शन है, नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र केवल छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक ही विस्तारित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ना तो एक और ना ही दो। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद की बात है, यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद की नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में हिसाबा के निकट से होता है। अतः जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। महानदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में विस्तारित होता है, अर्थात एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग दूसरा भी कथन इसका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFC-IOR केवल व्याहित शिपिंग सूचना विनिमय समझौता करने वाले देशों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। दूसरा है, भारत ट्रांस रीजनल मटेरियल नेटवर्क TRMN जिसे बोलते हैं हम का हस्ताक्षर करेगा। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या है? इस पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है एक और दो दोनों, यानी कि दोनों ही कथन सही है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने के भारत के प्रयास तकरीबन अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। ये रडार श्रृंखला, जो कि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और सेल्सस में मौजूद समान प्रणालियों के साथ जुड़ेगी, हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही की लाइव फीड प्रदान करेगी और इसका उपयोग संबंधित देशों की नौसेनाओं द्वारा किया जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग सही है पहला। दूसरा देखें, हिंद महासागर क्षेत्र IOR के लिए सूचना संलयन केंद्र IFC को गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र IMAC में स्थापित किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर के केवल व्याहित शिपिंग सूचना विनिमय समझौता। व्याहित शिपिंग का अर्थ गैर सैन्य वाणिज्य जहाज़ों की पहचान और आवाजाही के बारे में अग्रिम सूचनाओं को साझा करने वाले देशों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। अतः प्रश्न नंबर जो एक है वो सही है। हाल ही में भारत ने ट्रांस रीजनल मटेरियल नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया, अतः दूसरा भी जो ऑप्शन है वो सही है। और कुछ अगर देखना चाहें इसमें तो इस बहुपक्षीय समझौते में 30 देश शामिल रहे थे, यानी 30 जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल रही थी, तथा इसका नेटवर्क संचालन इटली द्वारा किया गया था। यानी कि जो इटली के द्वारा ये संचालित किया गया था। यह समझौता समुद्रों में होने वाली वाणिज्य यातायात संबंधी गतिविधियों के बारे में सूचनाओं के विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। सो फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हम देखना चाहें तो इसके दोनों ही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि दोनों ही प्रश्न करेक्ट हैं। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है? इसमें ऑप्शन है गतका, कलारीपट्टू, थांगता।
तो आगे हम देखना चाहेंगे, नीचे दिए गए ऊँट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 और तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 और 3। यानी कि सो फ्रेंड इसके तीनों आंसर सही है। गतका, कालीपट्टू और थांगता को, यानी तीनों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखें, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया गेम्स यूथ 2021 में 4 स्वदेशी खेलों गतका, कालीपट्टम, थांग और मलक्खम को शामिल करने को मंजूरी दी है। अतः ऑफ एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2 और तीनों ही सही है। थांगता के बारे में बात करें तो हुसैन लैंगलोन मणिपुर की एक भारतीय मार्शल कला है। मेती भाषा में हुसैन का अर्थ युद्ध होता है, जबकि ग्लेम्सन का मतलब शुद्ध ज्ञान या कला हो सकता है। हुयेन लैंगलोन में 2 मुख्य घटक होते हैं, थांगता सशस्त्र लड़ना और सरित सरस निहत्थे लड़ना। थांगता का मतलब होता है शस्त्र के साथ लड़ना या निहत्थे लड़ना। हुयेन लैंगलोन के प्राथमिक हथियार थंग तलवार और ता भाला है। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल हैं। कलारी पट्टू की बात करें तो इसका कलारी पट्टू 2 शब्दों कलारी और पट्टू के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि कला का अभ्यास होना। कलारी पट्टू का उल्लेख संगम साहित्य में भी शामिल है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति का स्थल केरल को मानते हैं, जबकि कुछ पूरे दक्षिण भारत को मानते हैं। जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे कलारी कहा जाता है। ये एक मलयालम शब्द है जो एक प्रकार का व्यायामशाला है। कलारी का शाब्दिक अर्थ थ्रेशिंग फ्लोर या युद्ध का मैदान होता है। आगे नेक्स्ट हम बात करें गतका की। ये सिख धर्म से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। पंजाबी नाम गतका इसमें इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की छड़ी को संदर्भित करता है। यह युद्ध प्रशिक्षण का एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई रूप है, जिसमें तलवारों का उपयोग करने से पहले लड़की के लकड़ी के डंडे से प्रशिक्षण लिया जाता है। गतका का अभ्यास खेल या अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। यह खेल 2 लोगों द्वारा लकड़ी की लाठी से खेला जाता है, जिन्हें गतका कहा जाता है। इस खेल में लाठी के साथ ढाल का भी प्रयोग किया जाता है। ये पहले गुरुद्वारों, नगर कीर्तन और अखाड़ों तक ही सीमित था, परंतु वर्ष 2008 में गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि GFI के गठन के बाद इस खेल श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पशुओं को बारमीन घोषित कर सकती है। दूसरा है, रीशम मैकांग बंदर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? इसका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक्सप्लेनेशन देखें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1962 की धारा 62 के अनुसार राज्यों द्वारा केंद्र को वन्यजीवों की सूची भेजी जाती है। इसमें यह अनुरोध किया जाता है कि चयनित पशु को बर्मीन घोषित कर उसके वध की अनुमति दी जाए। अतः कथन 1 सही नहीं है। वन्यजीव कानूनों में प्रजातियों को 1 से 5 तक अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्यजीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इसमें कठोरतम सजा का प्रावधान है। जंगली सुअर, नीलगाय और सीरस मैकाल अनुसूची 2 और
थड के तहत संरक्षित हैं, परंतु विशिष्ट परिस्थितियों में इनका शिकार किया जा सकता है। सीरस मैकाल और बंदर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकंड के तहत संरक्षित हैं। यदि ये मानव जीवन का या संपत्ति के लिए खतरा होता है तो कानून एक विशिष्ट अवधि के लिए इसे वनमित घोषित करके इसका शिकार करने की अनुमति देता है। सो फ्रेंड, अभी जो एक चर्चा का विषय रहा था कि कुछ जगह पर नीलगाय जिस खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ने 500 नीलगांवों को, अभी जो करंट में मुद्दा रहा था, 500 नीलगांवों को यानी कि मारने की घोषणा की है। तो इसी के ऊपर ये प्रश्न बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगे आने वाले करंट के लिए। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह वाणिज्य उद्यम के विचार को धर्मार्थ गैर लाभकारी संगठन के सिद्धांत के साथ मिश्रित करने वाली अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें सामाजिक समानताओं को दूर करने वाले व्यावसायिक मॉडल के विकास पर जोर दिया गया है। तीसरा है, यह अवधारणा आर्थिक पहल को सफल बनाने में मदद करती है और इसके तहत किए जाने वाले सभी निवेश सामाजिक एवं पर्यावरणीय मिशन पर केंद्रित होते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन है, सामाजिक उद्यमिता, सहानुभूतिशील पूंजीवाद, सामाजिक पूंजी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सामाजिक उद्यमिता। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखें, सामाजिक उद्यमिता वाणिज्य उद्गम के विचार को धर्मार्थ गैर लाभकारी संगठन के सिद्धांतों के साथ मिश्रित करने वाली अवधारणा है। इसमें सामाजिक असमानताओं को दूर करने हेतु कम लागत वाले उत्पादों एवं सेवाओं से जुड़े व्यावसायिक मॉडल के विकास पर जोर दिया जाता है। ये अवधारणा आर्थिक पहल को सफल बनाने में मदद करती है और इसके तहत किए जाने वाले सभी निवेश सामाजिक एवं पर्यावरणीय मिशन पर केंद्रित होते हैं। सो फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे भी थोड़ा लिखा है इसमें, सामाजिक उद्यमिता को सामाजिक नव परिवर्तनकर्ता, इनकी सोशल इनोवेटर भी कहा जाता है। वे परिवर्तनकारी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और अपने अभिनव विचारों का उपयोग करके महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं। ये समस्याओं की पहचान करते हैं और अपनी योजनाओं के माध्यम से उनका समाधान करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ESG, पर्यावरण, सामाजिक और शासन निवेश के साथ साथ सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा भी तेजी से विकसित हो रही है। सामाजिक उद्यमिता के उदाहरणों में गरीब बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करना, पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद करना। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका ए नंबर यानी कि सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि सामाजिक उद्यमिता। सो फ्रेंड, आज की यही वीडियो, इतनी ही टॉप 5 प्रश्न पर हमने चर्चा की है। कल नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।